गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभ्युदय, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली। तो आज के इस वीडियो में 10 मिनट सीरीज के अंदर हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मैंने पहले ही ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कवर करा दिए हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये हमारा चौथा चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ड्रग्स की डिफिनेशन। होती क्या है, ड्रग्स क्या होती हैं। तो ड्रग्स वो केमिकल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है। कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो 100 से 500 म्यू के बीच में होता है। फिर हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं, 4 बेसिस पे करते हैं। वो चारों बेसिस पता होने चाहिए आपको। पहला बेसिस है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे, दूसरा है आपका ड्रग के एक्शन के बेसिस पे, थर्ड है आपका केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एंड फोर्थ है आपका मॉलिक्यूलर टारगेट्स के बेसिस पे। ठीक है, तो 4 बेसिस पे हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं। इनमें से सबसे यूजफुल कौन सा होता है, तो देखो यूजफुल 2 होते हैं। बट आप अगर क्वेश्चन में पूछता है किसके लिए यूजफुल होता है, तो अगर पूछेगा डॉक्टर्स के लिए क्या यूजफुल होगा, तो जो क्लासिफिकेशन होता है ड्रग्स का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे, वो डॉक्टर्स के लिए यूजफुल होता है। जबकि अगर मॉलिक्यूलर टारगेट्स की अगर मैं बात करूं, ऐसा क्लासिफिकेशन जो मॉलिक्यूलर टारगेट्स के बेसिस पे होता है वो यूजफुल होता है मेडिसिनल केमिस्ट्स के लिए। सो ये 2 क्वेश्चन आके पेपर में आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज यूजफुल फॉर डॉक्टर्स, या फिर ये आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज यूजफुल फॉर मेडिसिनल केमिस्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेज से आपका बनता है। अगर मैं उसके आगे बढ़ूं तो वहां पे 2 चीजें दी हुई हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। एगोनिस्ट मतलब कि वो ड्रग जो कि नेचुरल मैसेंजर को मिमिक करेगी, मतलब उसकी तरह एक्ट करेगी और रिसेप्टर को स्विच ऑन कर देगी। एंटागोनिस्ट मतलब क्या लग रहा है कि अपोजिट कुछ वर्क करेगा ना। हाँ, तो बिल्कुल सही है। रिसेप्टर साइड को बाइंड करके जो नेचुरल फंक्शन है उसको इनहिबिट कर देगा, मतलब ये अपोजिट फंक्शन करेगा एगोनिस्ट से। तो 2 चीजें होती हैं, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। इनकी डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में आता है वो ये आता है, एक ड्रग दे देंगे आपको, पूछेंगे कि किस क्लास से बिलोंग करती है। आपने शायद आकाश एलन या आप जो भी जिस भी टेस्ट में इनरोल हो, ऑक्सीजन के पेपर में भी आपने ये चीज देख रखी होगी, मेरे टेस्ट सीरीज में भी आपने देखा होगा कि क्वेश्चन ये आता है कि आपको एक ड्रग का नाम दे देगा, पूछेगा किस क्लास से बिलोंग करती है। तो हमें बेसिकली सारी क्लासेस की ड्रग्स का नाम याद होना चाहिए। तो चलिए फटाक से याद कर लेते हैं। एंटासिड्स में आते हैं आपके सिमेटिडिन, इसका दूसरा नाम टेगमेट भी होता है, और रेंटिडीन जिसका दूसरा नाम जेंटेक होता है। इसको आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या किया था पर्सनली याद करने के लिए, मैंने इस सबको एक पेज में लिखा था, सारे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को, डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स को, और उसको बार बार बहुत बार याद किया था। मतलब आप मान सकते हो हर 3 से 4 दिन में उसको 10 मिनट देके एक बार पढ़ लेता था। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहां से नोट्स लो, एक बार मुझसे पढ़ लो और उसके बाद जाके उसको लिख लेना, ठीक है। फिर एंटीहिस्टामिन्स की अगर मैं बात करूं तो टर्फेनाडीन जिसको सेल्टेन भी बोलते हैं, और दूसरा है ब्रोफेनिरामीन डिमिटैप जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद थर्ड क्लास ऑफ ड्रग्स पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, मतलब जो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, मतलब आपके ब्रेन में एक्टिव होती हैं, ठीक है। तो उनमें आपका आता है, सबसे पहला आपका आता है ट्रांसक्विलाइजर्स। अब देखो ट्रांसक्विलाइजर्स भी 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है एंटी डिप्रेसेंट, दूसरा होता है जो सिर्फ टेंशन को कम करता है, और तीसरा होता है जो डिप्रेशन और टेंशन दोनों को कम करते हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इप्रिनोनियाजिड एंड फेनल्जिन जिसका दूसरा नाम नार्डिल भी होता है। एंटी टेंशन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरडाइएज़ोपेरोक्साइड एंड मेप्रोबामेट इसका एग्जांपल आता है। इक्वेनिल ये आपकी एक ड्रग होती है जो आपकी डिप्रेशन और हाइपरटेंशन दोनों के लिए यूज होती है। फिर उसके अगर मैं आगे आऊँ, फोर्थ पे आऊँ, तो बार्बिट्रेटिक एसिड डेरिवेटिव्स, ये बार्बिट्रेट्स होते हैं, आपने बायोलॉजी में भी पढ़ रखा होगा। तो बार्बिट्रेट्स कैसे होते हैं, हिप्नोटिक होते हैं। हिप्नोटिक मतलब जिससे हमें नींद आने लगे, स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट्स। तो इसका एग्जांपल क्या है, वेरोनल, एमिटल, निम्बुटल, लुमिनल, सिकोनल। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि इनके आखिरी में नाम में AL आ रहा है। देखो AL आ रहा है ना, देखो वेरोनल, एमिटल, निम्बुटल, लुमिनल, सिकोनल आ रहा है ना। और फिर और भी एग्जांपल्स होते हैं ट्रांसक्विलाइजर्स, जैसे आपका वैलियम हो गया और सेरोटोनिन हो गया। सो आपको ये आपके ड्रग्स याद करनी है, और एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा। एनाल्जेसिक की अगर मैं बात करूं, सेकंड न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स में अगर सेकंड कैटेगरी पे आऊं तो एनाल्जेसिक मतलब वो जो हमारे पेन को कम कर दें, ठीक है, जो पेन से हमें रिलीफ दें। तो इसके 2 तरह के होते हैं, एक होता है नार्कोटिक, एक होता है नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक का मतलब हुआ एडिक्टिव ड्रग, जो हमें जिससे हमें एडिक्शन हो जाए, और नॉन नार्कोटिक मतलब क्या हुआ, नॉन एडिक्टिव ड्रग्स। तो नॉन नार्कोटिक में आता है आपका एस्पाइरिन और पैरासीटामोल। एस्पाइरिन जो होता है उसका और भी यूज होता है। एनाल्जेसिक तो होता ही होता है, एंटीपायरेटिक होता है, मतलब कि अगर आपको कभी फीवर होता है तभी आप एस्पाइरिन ले सकते हो। एंटी ब्लड क्लॉटिंग होता है, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। उसके बाद नार्कोटिक में अगर मैं आऊँ, मतलब ब्लड क्लॉटिंग अगर हो जाएगी तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो, एंटी ब्लड क्लॉटिंग होता है। नार्कोटिक की अगर मैं बात करूँ, मतलब जो एडिक्टिव ड्रग्स हैं, तो जैसे मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन, ये सब हो गया, ये सब आपके एनाल्जेसिक में आते हैं। तो देखो मॉर्फिन और हीरोइन जो है, आपने सिर्फ सुना होगा कि ये ड्रग्स होते हैं, मतलब कि ये लोग गलत कामों में यूज़ होते हैं, बट ऐसा नहीं है। मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन जो होता है, जब कभी बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो गया, तो वहाँ पर भी हम इनका नार्कोटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है।
चलो अब उसके बाद हम फोर्थ क्लास ऑफ ड्रग पे आते हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स के बाद, तो वो हमारी है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, मतलब जिन माइक्रोब्स के अगेंस्ट में जो ड्रग्स होंगी उनको हम बोलेंगे एंटी माइक्रोबियल ड्रग। तो इसमें आपका क्या आएगा, पहला आएगा आपका एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब क्या हुआ, बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है। इसका एग्जांपल है सल्वारसन, प्रोंटोसील। प्रोंटोसील इनएक्टिव फॉर्म होता है, इसका एक्टिव फॉर्म होता है सल्फानिलामाइड, उसके बाद सल्फापाइरिडीन। ये सारे आपके एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल हैं। बट आपको एंटीबायोटिक्स के अंदर एक और क्लासिफिकेशन है, उसको याद करना होगा। एक क्लासिफिकेशन है बैक्टीरियोस्टैटिक वर्सेस बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब होगा कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे, स्टैटिक मतलब स्टैसिस मतलब रोक दे, और बैक्टीरियोसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को किल कर दे। फिर उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड नैरो स्पेक्ट्रम वर्सेस ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब हुआ कि वो कुछ स्ट्रेन्स ऑफ, मतलब कुछ सम स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया के लिए अगेंस्ट होता है, जबकि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपके एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट होते हैं। सो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था नीट 2019 के पेपर में कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी क्या होता है, तो उसका आंसर था पेनिसिलिन जी। एक ही एग्जांपल दिया हुआ है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी का एनसीईआरटी में, दैट इज पेनिसिलिन जी। एनीवेज हम एग्जांपल्स देखते हैं। बैक्टीरियोसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को किल कर दे, पेनिसिलिन हो गया। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ऑफ्लॉक्सासिन। बैक्टीरियोस्टैटिक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल। ब्रॉड स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, वैंकोमाइसिन, ऑफ्लॉक्सासिन। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर बनना। उसके बाद एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, इस ड्रग के बारे में दिया हुआ है डिसिडाजिरिन। इसके बारे में और कुछ नहीं दिया, बट इतना लिखा है कि इट इज अ ड्रग विच इज टॉक्सिक टुवर्ड्स सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ कैंसर सेल्स। तो ये लाइन मुझे बहुत बेहतरीन लगी है, और ये हो सकता है कि नीट में दे दें, क्योंकि बहुत बच्चे ये चैप्टर छोड़ देते हैं, और ये थोड़ा अंदर भी दिया हुआ है। सो एक ये टफ क्वेश्चन वो दे सकते हैं। सो आप इसको भी पढ़ लेना कि डिसिडाजिरिन एक ड्रग होती है जो कि टॉक्सिक होती है, सपोज टू बी टॉक्सिक टुवर्ड्स सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ कैंसर सेल्स। उसके अगर मैं आगे बढ़ूं तो एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट की अगर मैं बात करूं तो एंटीसेप्टिक्स में आपका आता है फ्यूरासीन, सोफ्रामाइसिन, बिथियोनॉल, डेटॉल, क्लोरोजाइलिनॉल प्लस टर्पिनियोल, आयोडीन, आयोडोफॉर्म, बोरिक एसिड। तो ये सारे एंटीसेप्टिक्स होते हैं आपके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेटॉल। डेटॉल का क्या कहते हैं, कभी कभी पूछता है कि डेटॉल किससे मिलकर बनता है, तो डेटॉल मिलता है आपका क्लोरोजाइलिनॉल प्लस टर्पिनियोल से। ठीक है, क्लोरोजाइलिनॉल प्लस टर्पिनियोल से डेटॉल बनता है। उसके बाद अगर मैं आऊँ तो डिसइंफेक्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो क्लोरीन कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 to 0.4 ppm इन एक्वस सॉल्यूशन, और सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही कम कंसंट्रेशन में डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करते हैं। फिर एक स्टेटमेंट दी हुई एनसीईआरटी में, कभी कभी क्या होता है एक ही सेम सब्सटेंस एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है। जैसे कि आपका फिनॉल है, तो फिनॉल आप देखो 0.2% के सॉल्यूशन जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, बट जब वो 1% होता है तो क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। सो बेसिकली हमने 3 तरह के एंटी माइक्रोबियल्स पढ़ लिए हैं। पहला हमने पढ़ा एंटी माइक्रोबियल, दूसरा हमने पढ़ा एंटीसेप्टिक, तीसरा हमने पढ़ा डिसइंफेक्टेंट। सबकी क्लासेस पता होनी चाहिए, सारे ड्रग्स आपको पता होना चाहिए कि किस क्लास से ये बेसिकली बिलोंग करता है, यही जनरली क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद लास्ट क्लास ऑफ ड्रग्स पे अगर मैं आऊँ तो वो है आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, मतलब जो फर्टिलिटी को रोक दे। सो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में 2 तरह के ड्रग्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं। पहला है नॉरइथिनड्रोन, दूसरा है इथेनाइल ईस्ट्राडियोल, इसका दूसरा नाम है नोवेस्ट्रॉल। तो आपका जो नॉरइथिनड्रोन होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव होता है, जबकि आपका इथेनाइल ईस्ट्राडियोल जो होता है ये ईस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का डेरिवेटिव होता है। इसको आप याद कैसे कर सकते हो, तो देखो एंटी फर्टिलिटी ड्रग में आप ये देख सकते हो यहाँ पे ईस्ट्राडियोल दिया है, मतलब ईस्ट्रोजन बोला है ना, तो ये इस वाले में ईस्ट्रोजन होता है और ऊपर वाले में ईस्ट्रोजन नहीं होता है। आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊँ तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि एस्पार्टेम जो होता है इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट जो होता है वो कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, तो उसका आंसर एस्पार्टेम था। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, देखो 4 तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट एनसीईआरटी में दिए हैं, सैकरीन, एस्पार्टेम, एलिटेम और सुक्रालोज। मैं आपको चारों एक एक करके पढ़ा देता हूँ। सैकरीन पे अगर मैं आऊँ तो ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी इन यूरिन अनचेंज, मतलब कि जैसे आप खाओगे वैसे का वैसा जाएगा, कहीं भी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है सैकरीन। सो इसलिए ना हम इसको रीनल फंक्शन टेस्ट में भी सैकरीन का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये डायबिटिक पेशेंट्स में ग्रेट वैल्यू रखता है, ग्रेट वैल्यू टू डायबिटिक पेशेंट्स। फिर उसके बाद अगर मैं एस्पार्टेम की बात करूँ तो एस्पार्टेम अभी तक का सबसे सक्सेसफुल और वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये केमिकली क्या होता है, इट इज़ अ केमिकली मिथाइल ईस्टर होता है ऑफ अ डाइपेप्टाइड फॉर्म फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फेनिलएनालिन। तो एस्पार्टिक एसिड और फेनिलएनालिन क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं, इनसे एक डाइपेप्टाइड बनता है, उस डाइपेप्टाइड का मिथाइल ईस्टर होता है ये। फिर ये कोल्ड फूड्स में लिमिटेड है, जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में, लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स एज इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। सीधे क्वेश्चन आएगा यहाँ से, आप बस 10 मिनट में जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। एलिटेम पे अगर मैं आऊँ तो एलिटेम हाई पोटेंसी स्वीटनर होता है, बहुत ज़्यादा स्वीट कर देता है फूड को। उसके बाद ये ज़्यादा स्टेबल होता है एस्पार्टेम के मुकाबले। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ एलिटेम,
एलिटेम के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी स्वीटनर होता है, इसलिए हम ना फूड की जो स्वीटनेस होती है उसको कंट्रोल करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज डिफिकल्ट वाइल यूजिंग इट। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की बात करूँ तो वो हमारा है सुक्रेलोज। सुक्रेलोज जो है वो क्या है, केमिकली ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का ये ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव होता है, कुकिंग टेम्परेचर पे ये स्टेबल होता है, कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करता है। इवन आप जितने भी ये सारे पढ़ रहे हो ना, ये सारे बहुत ही कम कैलोरी या फिर कैलोरी नहीं ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट बनाए क्यों गए थे कि आपको कैलोरी ना प्रोवाइड हो पर आपको खाना मीठा लगे, समझ रहे हो। फिर उसके बाद अगर मैं स्वीटनिंग इंडेक्स की बात करूँ, ये आप याद कर लो, हो सकता है आ जाए। तो जैसा मैंने आपको बताया, एलिटेम सबसे ज़्यादा 2000, एस्पार्टेम सबसे कम 100, सैकरीन 550 और सुक्रेलोज 600। तो आप इसको याद कर सकते हो, ये वैल्यूज आ सकती है पेपर में। फूड प्रिजर्वेटिव्स की अगर मैं बात करूं तो फूड प्रिजर्वेटिव्स आता है जैसे आपका सोडियम बेंजोएट हो गया। उसके बाद साल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड या प्रोपोनोइक एसिड आर आल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। तो बेसिकली क्या क्या प्रिजर्वेटिव में आया, सोडियम बेंजोनेट, सॉर्बिक एसिड और प्रोपोनोइक एसिड। उसके बाद अगर मैं एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करूं तो एंटीऑक्सीडेंट्स होता है आपका बीएचटी और बीएचए। बीएचटी का फुल फॉर्म ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, बीएचए का फुल फॉर्म ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। सो सब क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीऑक्सीडेंट इन नेचर। ऑप्शन देगा सॉर्बिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, प्रोपेनोइक एसिड, बीएचटी। तो आंसर बीएचटी होगा। तो देख रहे हो, सिर्फ ऐसे आपको पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए जो आप पेपर देने जा रहे हैं ना उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद एक लाइन दी हुई है सोप्स में, सोप आपको बहुत ज़्यादा दिया है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है यू कैन गो अहेड, बट आपको ये लाइन जरूर पता होना चाहिए कि पोटेशियम सोप्स जो होते हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं सोडियम सोप्स के मुकाबले आपकी स्किन के लिए। उसके बाद लास्ट टॉपिक है डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स में आपको तीन तरह के डिटर्जेंट्स मिलेंगे एनसीईआरटी में। पहला डिटर्जेंट है अनायनिक डिटर्जेंट, उसका एग्जांपल पता होना चाहिए। इसका एग्जांपल होता है सोडियम सॉल्ट्स ऑफ अल्काइल बेंजीनो सल्फेट। क्या है एग्जांपल, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ अल्काइल बेंजीनो सल्फेट। सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है हाउस होल्ड वर्क में और ये टूथपेस्ट में यूज़ होता है। इसके यूजेस और इसका एग्जांपल पता होना चाहिए। कटाइनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इसका प्रॉपर्टी होता है जर्मिसाइडल और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए हम इनका लिमिटेड बहुत ही कम यूज़ होता है। उसके बाद अगर मैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट की बात करूँ तो इसका एग्जांपल होता है स्टेरिक एसिड प्लस पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। जब स्टेरिक एसिड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल से रिएक्ट करेगी उसको हम कहते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट। इसका जो एक्शन होता है वो सोप की तरह होता है, ये यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं बता देता हूँ। फिर ये लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है कि लिक्विड डिश वॉशिंग में यूज़ होते हैं। उसके बाद मैंने एक नीचे लाइन लिखी हुई है, आपको दिखेगी, डिटर्जेंट्स विथ स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर प्रिफर्ड ओवर ब्रांच चेन एज लेटर एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो कह रहा है कि जो स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के डिटर्जेंट्स होते हैं उनको हम प्रिफर करते हैं ब्रांच चेन के ऊपर। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो मतलब जो हाँ सही ठीक है, स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब बैक्टीरिया आराम से उनको क्या कहते हैं हटा सकता है, तो पॉल्यूशन नहीं कॉज करेंगे। बट जो कि ब्रांच चेन होते हैं, ब्रांच चेन वाले आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और वो पॉल्यूशन कॉज करेंगे। सो हमें बेसिकली स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वाले डिटर्जेंट को यूज़ करना चाहिए रेदर देन ब्रांच चेन वाले डिटर्जेंट्स को। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको और ऐसी ही 10 मिनट सीरीज चाहिए चैप्टर्स के लिए कि आप 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लें, अगर आपका कल पेपर है और आपको चैप्टर रिवाइज करना है तो आप इसको पढ़ के पूरा जा सकते हो और आई कैन गारंटी यू कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलो बाय बाय। अगली वीडियो का जो टॉपिक है ना वो एक बार बता देना यार कमेंट में, थोड़ा हेल्प होगी। ठीक है, चलो बाय बाय।